हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वन शॉट साइंस, जहां हम प्रत्येक चैप्टर को केवल एक ही वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है क्लास 10th साइंस में बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब। वह प्रक्रियाएं जो एक साथ मिलकर के मेंटेनेंस की जॉब करती हैं, उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। तो लाइफ के लिए मतलब जीवन के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट आवश्यक होता है। मीन्स हमारे शरीर में जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है लगातार, वो जीवन के लिए आवश्यक होता है। किस प्रकार होता है वो समझते हैं। देखिए, हमारी जो बॉडी होती है वो कैसे बनी है कि सेल ऑर्गेनेली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? सेल का निर्माण करते हैं। सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक पूरे ऑर्गेनिज्म का, एक जीव का निर्माण होता है। अब होता क्या है कि ये जो हमारी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होती है, इस पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। और उस प्रभाव के कारण ये जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ब्रेक डाउन ओवर टाइम, ये समय के साथ टूट जाती है। अब जब ब्रेक डाउन हो रही है तो हमारा क्या होगा? रिपेयरिंग होगी। ठीक है, इसे क्या करा जाएगा? रिपेयर करा जाएगा जो टूट फूट हुई। एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, अब उन स्ट्रक्चर को मेंटेन करा जाएगा। स्ट्रक्चर किसकी बनी होती है? मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं, और इसीलिए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हमेशा हमारे शरीर में होता रहता है। ठीक है, अभी जो लाइफ प्रोसेस है ये हमारी केवल चार हैं। कौन कौन सी? एक न्यूट्रिशन है, एक रेस्पिरेशन है, एक ट्रांसपोर्टेशन है, और एक एस्पिरेशन है। तो इन चारों के बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखिए, छोटी सी चीज आती है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये कैसे बताएं? देखिए, अगर वायरस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो लिविंग है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करता है। अगर वायरस सेल को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स किसी चीज के अंदर लैब में रखा हुआ है, अब सेल को इन्फेक्ट नहीं कर रहा, तो उस समय नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं कर रहा है। तो अब सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट को या फूड को या एनर्जी के सोर्स को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया। सिंपल भाषा में कहें तो भोजन खाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कह रहे हैं? न्यूट्रिशन कह रहे हैं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट, फूड या सोर्स ऑफ एनर्जी इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। लाइफ ऑन अर्थ, जीवन जो है पृथ्वी के ऊपर, जो जीवन है वो किस पर निर्भर करता है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर आधारित है। और जब जीवन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पर आधारित है तो जो हम भोजन करेंगे वो भी कैसा होगा? कार्बन बेस्ड होता है। डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्स, अभी जो कार्बन सोर्स है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, इसकी जटिलता के आधार पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीव जो होता है वो डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस का प्रयोग करता है, अलग अलग न्यूट्रिशन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ जो होते हैं वो CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से भोजन का निर्माण कर लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट। कुछ क्या करते हैं? कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का प्रयोग करते हैं ऑटोट्रॉप से, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं उनसे भोजन को ग्रहण करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के रूप में। फिर बाद में उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं सिंपल सब्सटेंस में। किसकी सहायता से? बायोकैटेलिस्ट की सहायता से, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। अब देखिए न्यूट्रिशन के टाइप। तो न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जो जैसे कि हरे पौधे। देखिए, ऑटोट्रॉफिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसमें कि ग्लूकोज है। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो इंटरनल एनर्जी रिजर्व क्या होता है कि अब जितना भोजन हमने खाया वो इमीडिएटली यूज नहीं हुआ, थोड़ा सा स्टोर हो गया। तो जो स्टोर हुआ है उसी को क्या करें? इंटरनल एनर्जी रिजर्व कहते हैं। फूड नॉट यूज इमीडिएटली, मतलब जो भोजन तुरंत इस्तेमाल नहीं होता है। प्लांट में वो होता है स्टार्च और एनिमल में वो होता है ग्लाइकोजन। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक फूड फ्रॉम CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब इसकी इक्वेशन याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस की। 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। 6O2 ऑक्सीजन निकल जाएगी जिसे हम ग्रहण करते हैं, एंड 6H2O होता है। अब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें तीन इवेंट होते हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है। अब कौन कौन सी इवेंट है? तो सबसे पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना।
और फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कैसे? और उस केमिकल एनर्जी की सहायता से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता है। 2H2O टूटेगा, क्या बनाएगा 2H2 प्लस O2, और एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है वो जो ऑक्सीजन। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। CO2 प्लस H2 C6H12O6 बनाता है। मतलब कि देखो हुआ क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ये CO2 से जुड़ी, अब हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है और क्या बन गया? ग्लूकोज बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से आता है। देखो क्वेश्चन कहता है कि क्या ये स्टेप एक के बाद एक होते हैं? ऐसा नहीं है। नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, तुरंत ही एक के बाद एक नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझाते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, रेगिस्तान वाले पौधे होते हैं, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रात में क्यों लेते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है स्टोमेटा से। अगर वो दिन में स्टोमेटा खोलते हैं तो वाटर का लॉस ट्रांसपायरेशन के द्वारा बहुत ज्यादा हो जाएगा, और डेजर्ट प्लांट को वाटर की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि हमारे डेजर्ट में पानी कम होता है, इस वजह से। तो उन्होंने रात में कार्बन डाइऑक्साइड ली, उसे इंटरमीडिएट में बदल दिया, फिर दिन के समय में वो इंटरमीडिएट कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। अब देख छोटा सा और महत्वपूर्ण बिंदु समझिएगा। देखो अब ये जो है ना फोटोसिंथेसिस की एकदम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब आप सोचो कि यहाँ पे ऐसे 6H2 है और यहाँ पे 12 है, तो भाई यहाँ पे ऐसे ये 6 है और ये 12 है, तो यहाँ पे हम 6 क्यों नहीं ले सकते? इस वाले 6 से, इसमें से 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो 6H2O बचेगा, तब भी बैलेंस हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए क्यों। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दो वाटर के मॉलिक्यूल से कितनी ऑक्सीजन निकलती है? एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकल रही है। अगर हमें यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए तो हमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 12 लेने पड़ेंगे ना, तो इसी वजह से यहाँ पे 12 रहते हैं। ठीक, याद रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज, जो CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा से होता है। ट्रांसपायरेशन, मतलब वाटर का वेपर के रूप में लॉस होना, कहां से? पत्तियों से, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब ये स्टोमेटा के डायग्राम, ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। ग्रीन डॉट हमारी क्लोरोप्लास्ट होती है, ये जो बीन शेप सेल है ये गार्ड सेल है, और ये स्टोमेटल पोर है। अब गार्ड सेल का फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है। तो गार्ड सेल क्या करते हैं? कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। वाटर एंटर इनटू गार्ड सेल, जब वाटर गार्ड सेल में एंटर करता है तो सेल स्वेल कर जाता है, फूल जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाती है। अब गार्ड सेल से वाटर बाहर निकल के आया तो सेल सिकुड़ जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ एक्टिविटीज। तो कुछ एक्टिविटीज के बारे में हम समझेंगे जो फोटोसिंथेसिस से संबंधित हैं। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो अब ये चीजों का प्रूफ देखेंगे। हाँ, ये चीजें आवश्यक होती हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। इसे हम कैसे प्रूव करते हैं? एक एक्टिविटी के द्वारा समझो। हमें क्या करना है? प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ, के एक पौधा लेना है जिसकी वेरीगेटेड लीव्स हो। वेरीगेटेड लीफ का मतलब ऐसी पत्तियां जो एक से ज्यादा कलर की होती हैं उन्हें वेरीगेटेड लीफ कहते हैं, जैसे कोरोटन्स की होती हैं, मनी प्लांट की होती हैं। फिर हमें उस पौधे को क्या करना है? डार्क रूम, एकदम अंधेरे कमरे में रख देना है 3 दिन के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अंधेरे कमरे में रखेंगे, सनलाइट वगैरह कुछ नहीं होगी, तो जितना भोजन उसके अंदर पहले से इकट्ठा है वो सारा का सारा यूज्ड हो जाए, स्टार्च जो रिजर्व फूड है वो यूज्ड हो जाए। फिर उसके बाद प्लेस इन सनलाइट फॉर 6 आवर, 6 घंटे के लिए हमें उस पौधे को सनलाइट में रख देना है और उसके बाद उसकी एक पत्ती हमें तोड़ लेनी है। फिर उस पत्ती का डायग्राम हम एक पेपर पर बना लेते हैं और उसमें ये चीज देख लेते हैं कि कौन सा पोर्शन कलर्ड है और कौन सा पोर्शन ग्रीन है, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हमें उस पत्ती को डिप इन बॉइलिंग वाटर, उसे बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में 3 मिनट के लिए डुबोना है। उसके बाद हम एक वाटर बाथ लेते हैं, एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें पानी भरा। उसके बाद एक छोटा सा बीकर लेना है या कोई दूसरी बर्तन लेना है और उसमें अल्कोहल भर लेनी है और फिर उस पत्ती को अल्कोहल में डाल देते हैं। अब हम देखो अल्कोहल को डायरेक्ट तो बॉयल कर नहीं सकते क्योंकि वो फ्लेमेबल होती है, इसीलिए वाटर बाथ के द्वारा करते हैं। अब इसके बाद जब कुछ मिनट के बाद हम क्या देखेंगे कि जब अल्कोहल से पत्ती बाहर निकालेंगे तो पत्ती कलरलेस हो गई होगी और अल्कोहल हमारी कलर्ड हो जाती है। अब इसके बाद हमें उस पत्ती को आयोडीन सॉल्यूशन में कुछ मिनट के लिए रखना है, फिर आयोडीन सॉल्यूशन से निकालना है और आयोडीन सॉल्यूशन को धो देना है। जब हम उसे धो देते हैं, साफ कर देते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है? इस तरीके से कि जो हमारा एक पोर्शन ब्लू ब्लैक देखने को मिल रहा है और दूसरा एकदम वैसे कलरलेस देखने को मिल रहा है। तो जो ब्लू ब्लैक पोर्शन है वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस हुई है, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। जो कलरलेस है वहां पर स्टार्च एब्सेंट है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो जब हम इस पत्ती को, इस जो हमने डायग्राम ड्रॉ करा था उससे ड्रॉ देखते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं जो ग्रीन पोर्शन हुआ वो तो ब्लू ब्लैक है
और जो कलर्ड पोर्शन था वो हमारा कलरलेस ही रहा। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, इसे प्रूव करना है। तो इसमें क्या करना है, हमें 2 सेम साइज के पॉटेड प्लांट लेने हैं, फिर उसके बाद उन्हें भी हमें क्या करना है, 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में बंद कर देना है ताकि सारा का सारा स्टार्च यूज हो जाए। फिर सनलाइट में रखना है 6 घंटे के लिए, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। हम क्या करेंगे, बेल जार के द्वारा इसे सनलाइट में रखते हैं। मतलब दोनों पौधे लिए, दोनों में से एक पौधे के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है जो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर उसे बेल जार से कवर कर देना है। सेकंड प्लांट को डायरेक्ट बेल जार से कवर करके रख देना है। फिर जो बेल जार है उस सील बॉटम ऑफ जार बाय वैसेलिन के द्वारा हम सील कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं ताकि एयर बिल्कुल भी एंटर ना करके जाए बेल जार में। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो सारे पुराने वाले ही जैसे हैं, जैसे कि हमारे को क्या करना है, 5वें वाले में वही बॉइलिंग वाटर में डिप करना, फिर अल्कोहल के साथ गर्म करना, और फिर उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन डालना, फिर उसे पत्ती को निकालना और धो देना, ये चीज़ रहेगी। अब देखिए जो पहले पौधे की पत्ती है वो तो कलरलेस रही, और दूसरे पौधे की जो पत्ती है वो ब्लू ब्लैक हो गई आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद। मतलब फोटोसिंथेसिस मीन दूसरे वाले पौधे में फोटोसिंथेसिस हुई, पहले वाले में नहीं हुई। भाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि पहले वाले में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली थी। तो इससे क्या पता चलता है कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। अब देखिए सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसे कैसे बताएंगे तो वो समझो। हमें एक पॉटेड प्लांट लेना है, वही सेकंड स्टेप, कमरे में रखना है डार्क रूम में 3 दिन के लिए, उसके बाद उसे 6 घंटे के लिए धूप में रखना है। लेकिन जब धूप में रखेंगे तो उससे पहले हमें एक पत्ती जो होती है उसे ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ताकि बिल्कुल भी सनलाइट वहाँ पर ना पड़े। फिर उसके बाद जो हमें पत्ती है ब्लैक पेपर से कवर हुई उसे तोड़ना है। फिर बाकी स्टेप सेम है, उसे बॉइलिंग वाटर में डालना, अल्कोहल के साथ बॉयल करना, आयोडीन सॉल्यूशन में डालना और उसे रिंस ऑफ कर देना। अब उसके बाद हम देखते हैं कि पत्ती कुछ ऐसी देखने को मिली। तो जो पोर्शन ब्लैक पेपर के द्वारा कवर था वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, स्टार्च एब्सेंट है। क्यों, क्योंकि कलरलेस पोर्शन है। जो हमारा पोर्शन ब्लू मतलब ब्लैक पेपर के द्वारा कवर नहीं था वो ब्लू ब्लैक हो गया, मतलब वहां पर स्टार्च है, मीन्स फोटोसिंथेसिस हुई है। अब देखिए 3 चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। वाटर की तो ऐसे पानी मत दो, कुछ दिन बाद पौधा अपने आप ही मर जाना है, तो उसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं है। अब देखिए लास्ट पॉइंट समझो। प्लांट जो है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम इन सभी चीज़ों को मिट्टी से लेता है। अब जो नाइट्रोजन को लेता है वो किस रूप में लेता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में लेता है। तो यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जीव जो है वो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते, वो ऑटोट्रॉफ्स से भोजन को ग्रहण करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेते हैं। टेक फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेते हैं। अब किस प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, भाई जैसे एक एग्जांपल देखिए, ग्रास, डियर और लॉइन। डियर क्या करेगा, ग्रास को सीधे सीधे खा लेता है तो डायरेक्टली। लॉइन क्या करता है, लॉइन खाता है डियर को। अब डियर ने क्या खाई थी, ग्रास खाई थी, तो लॉइन ने डियर के थ्रू भोजन किससे लिया, भोजन लिया ग्रास से। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्टली। ठीक है, लिया तो ग्रास से क्या, लेकिन किसके द्वारा, डियर के द्वारा, तो इनडायरेक्टली होता है। अब टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारा होता है 3 टाइप का, एक होलोजॉइक न्यूट्रिशन, एक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अगर हम होलोजॉइक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में फूड को लेता है। जैसे मनुष्य है, हम भोजन को सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, तो हम किस में आते हैं, होलोजॉइक न्यूट्रिशन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का होता है बॉडी के अंदर। जैसे कि हमने जब सॉलिड फॉर्म में फूड ले लिया, उसके बाद हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भोजन जाता है और डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन का होता है शरीर के अंदर हो रहा है, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इनसाइड बॉडी होता है, एग्जांपल एनिमल्स। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से भोजन प्राप्त करता है, सड़े हुए, मृत, गले हुए चीजों से भोजन प्राप्त करता है। डाइजेशन आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर होता है। कैसे, मान लीजिए एक हमारे पे वुड है जो कि डेड है और डिकिंग सड़ रही है, उस पर मशरूम हो गई, तो मशरूम क्या करती है, पहले एंजाइम्स को उस वुड के ऊपर रिलीज करेगी। अब वुड जो होगी वो डाइजेस्ट होगी और फिर उसके बाद उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा मशरूम के द्वारा। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बॉडी के बाहर होगा। एग्जाम्पल फंगी, जिसमें ईस्ट, ब्रेड मोल्ड और मशरूम आते हैं और साथ में बैक्टीरिया। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो पैरासाइट क्या होते हैं, यह वह जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के ऊपर रहता है और उसी से भोजन प्राप्त करता है। जैसे हमारे सिर पर जून रह रही है और हम ही से भोजन प्राप्त कर रही है। तो पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय लिविंग ऑन, ऊपर रहे और इन या फिर अंदर रहे, ऑफ इन द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट की बॉडी के अंदर। होस्ट कौन है, हम, और जू कौन है, पैरासाइट। एग्जाम्पल टिक्स, लाइस,
टेपवर्म। अब देखिए कसकटा क्या है, एक पैरासाइटिक प्लांट है जिसे अमरबेल के नाम से भी जाना जाता है। अब स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के स्टेप, न्यूट्रिशन में 5 स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो इंजेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी को शरीर के अंदर प्रवेश कराना, सिंपल। टेकिंग फूड इनटू बॉडी, बॉडी के अंदर भोजन को ग्रहण कराना। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में टूटना। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इनटू ब्लड। अब डाइजेशन हो चुका है, फिर डाइजेस्ट होने के बाद उस डाइजेस्टेड फूड में जो न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजना, ब्लड में भेज देना। उसके बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन अब जब फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड में, अब ब्लड के द्वारा प्रत्येक सेल तक जाएगा और सेल उसका इस्तेमाल करेगा। एब्जॉर्ब फूड टेकन बाय सेल्स, सेल्स तक के द्वारा लिया जाएगा एंड यूज इट फॉर ग्रोथ, एनर्जी और रिपेयर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इजेशन, इजेशन में क्या होता है, जो अब अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा उसे बॉडी से बाहर निकाल देना, डिस्पोज वेस्ट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से बाहर निकालना, इजेशन कहलाता है। अगला टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले अमीबा, अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है एंड फूड टेकन फ्रॉम एंटायर सरफेस, और अमीबा जो है फूड को पूरी सरफेस से ले सकता है, कहीं से भी, कोई फिक्स्ड स्थान नहीं होता है। अब ये अमीबा है और ये रहा हमारा फूड। तो क्या करेगा, अमीबा इस फूड के चारों ओर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है इस तरीके से, जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। ये घेर लेगा सूडोपोडिया फॉल्स फीट के द्वारा, और फिर बाद में ये वाला हिस्सा मिल जाता है और इंजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और फूड वैक्यूल बन गया। अब फिर फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा एंजाइम्स को भेजेगा और डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और डाइजेशन के बाद उस फूड वैक्यूल में जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। जो फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या डिफ्यूजन के द्वारा बाहर आ जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये डाइजेस्टेड फूड है और ये बाहर की तरफ आ रहा है अमीबा के अंदर। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, अमीबा इस फूड का प्रयोग अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के, जैसे ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर के लिए कर लेता है। और फिर उसके बाद बन जाता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है। अब वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट वाला जो वैक्यूल है वो बाहर की तरफ जाता है, सरफेस से मिलता है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकाल देता है, इजेशन की प्रक्रिया हो जाती है। अब बात करते हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की क्या होती है, डेफिनेट शेप, इसकी एक निश्चित शेप होती है एंड फूड टेकन एट स्पेसिफिक स्पॉट, और फूड जो होता है वो एक विशेष स्थान से लिया जाता है जिसे ग्लट के नाम से जाना जाता है। अब ये पैरामीशियम है, ये सिलियां हैं, ये मूवमेंट में मदद करती हैं और साथ ही साथ इनका एक रिदमिक मूवमेंट होता है, मोशन होता है, जिस वजह से ये भोजन को ग्लट तक पहुंचा देती हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देती हैं ग्लट तक, और ग्लट के अंदर भोजन चला जाता है और पैरामीशियम भोजन को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से पैरामीशियम भोजन लेता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। अब इसमें सबसे पहले ना एक एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी को हम समझते हैं। हमें क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है ए और बी, और दोनों के अंदर 1-1 ml स्टार्च सॉल्यूशन आपको ले लेना है। फिर जो टेस्ट ट्यूब ए है इसमें क्या करेंगे, 1 ml सलाइवा ऐड कर देते हैं, मतलब कि 1 ml लार जो है हमारी उसे एक टेस्ट ट्यूब ए में ऐड कर देते हैं। आफ्टर 30 मिनट और 30 मिनट तक उसे रख दीजिए। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन आपको ऐड कर देना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। तो हम क्या देखते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें तो कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ, मतलब वहां पर स्टार्च एब्सेंट है, और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर हो गया, मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि हमने टेस्ट ट्यूब ए में सलाइवा डाली, ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ, मतलब स्टार्च एब्सेंट है, मींस जो सलाइवा है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देती है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो अच्छे से डायग्राम देखिएगा एलिमेंट्री कैनाल का। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले हमने ये बनाया। तो ये जो है ये हमारी क्या है, ये है बक्कल कैविटी, या फिर हम इसे कह सकते हैं ओरल कैविटी। तो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, इसमें 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें आती हैं? तो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में आते हैं, एक तो सबसे पहले तीत, हमारे दांत। दूसरे नंबर की जो चीज आती है बक्कल कैविटी में वो आती है टंग, हमारी जीभ। और तीसरे नंबर की आती हैं सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स, मतलब कि लार ग्रंथियां। अगर हम तीत की बात करें, हमारे मुख में टोटल होते हैं 4 प्रकार के तीत।
कितने? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। एक होते हैं इंसीजर, इन्हें आई से रिप्रेजेंट करा जाता है। एक होते हैं कैनाइन्स, जिन्हें सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होते हैं प्रीमोलर, और एक होते हैं हमारे मोलर। ये 4 प्रकार के तीत होते हैं। ये चारों के जो फंक्शन होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे इंसीजर मदद करते हैं कटिंग में, कैनाइन जो होते हैं वो टीयरिंग में मदद करते हैं, मतलब कि भोजन को फाड़ने में। तुमने देखा होगा जो डॉग कैट वगैरह या फिर जो जानवर हमारे कार्निवोर्स होते हैं उनके साइडों में 4 दांत काफी बड़े बड़े होते हैं, नुकीले, उन्हें ही कहते हैं कैनाइन्स। और प्रीमोलर और मोलर ये च्युइंग में मदद करते हैं, मतलब कि भोजन को चबाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से हमारा रहता है जो दांतों के बारे में है। अब इनमें से एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि हमारे जो प्रीमोलर होते हैं ये प्रीमोलर बच्चों के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं। इन चाइल्ड, बच्चों में प्रीमोलर एब्सेंट, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं। ठीक है। अब बात करें टंग की, तो टंग क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो क्या करता है? फूड को मिक्स करता है किसके साथ? सलाइवा के साथ। तो अगर हम टंग की बात करें तो टंग का क्या कार्य होता है? मिक्स फूड विद सलाइवा। और अगली चीज बात करें देखिए टंग के बारे में, तो इसके पास क्या होते हैं? बियर, टेस्ट बर्ड। टंग में टेस्ट बर्ड होती हैं जिनसे हमें जो भोजन का स्वाद है उसका पता चलता है। अब बात करें सैलिवरी ग्लैंड की, तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं? सीक्रेट सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलती है, लार निकलती है। अब जो सलाइवा होती है इसमें क्या होते हैं? 2 एंजाइम, कंटेन 2 एंजाइम। सलाइवा के अंदर 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से 2 एंजाइम हैं? एक एंजाइम है हमारा टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज, एक है सैलिवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन, सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन। और दूसरे एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। अब देखिए सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन की बात करें तो ये क्या करता है? ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है जिसका नाम है माल्टोज। तो इसका फंक्शन अगर हम लिखें क्या करेगा? ये स्टार्च जो होता है हमारे भोजन में उस पर वर्क करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, जो कि क्या है? एक प्रकार की सिंपल शुगर है। लाइसोजाइम क्या है? लाइसोजाइम हमारा एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो क्या करता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है, प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। और देखिए तीत की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो तीत में क्या होता है? 2 लेयर होती हैं, एक तो हमारी और यहाँ पे होता है, देखो सबसे ऊपर वाली लेयर को इनेमल कहते हैं, उससे नीचे वाली को डेंटाइन कहते हैं, और यहाँ पे होता है पल्प जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह रहती हैं। अब इससे आगे की तरफ चलें तो यहाँ पे इधर वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे जो हमारा हिस्सा है उसका नाम होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स, तो फेरिंग्स क्या है? ये कॉमन पासेज होता है किसके लिए? फूड और एयर के लिए। कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। तो यहां से भोजन भी पास होता है और एयर भी पास होती है। उससे आगे की तरफ हम चलते हैं तो यहां पे आए, यहां पे होता है हमारा एक ढक्कन टाइप की चीज जिसे कहते हैं इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस क्या करता है? ये भोजन को ट्रैकिया में जाने से रोकता है। इपीग्लॉटिस, इसका कार्य क्या होता है? ये जो हमारा फूड होता है वो विंड पाइप में ना चला जाए, ट्रैकिया में ना चला जाए, उस चीज से रोकेगा। प्रिवेंट फूड टू एंटर इनटू ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया होती है हमारी विंड पाइप। इससे आगे की तरफ चलेंगे
तो हमारी होती है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है? इसे कहते हैं फूड पाइप, भोजन नली, फूड पाइप। ये क्या करेगी? ये फूड को स्टमक तक ले जाने का कार्य करती है। फिर इससे आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ पे एक जे शेप की थैली नुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टमक के नाम से जानते हैं। और फिर स्टमक से आगे की तरफ एक सी शेप की संरचना होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये रही। अब देखिए, और यहाँ पे होता है हमारा लिवर, इस तरीके से। अब ये जो लिवर होता है, इसमें होती है एक थैली नुमा संरचना इधर, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो बात करते हैं देखो लिवर के विषय में। तो लिवर क्या होता है? ये हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, जो क्या प्रोड्यूस करती है? बाइल जूस प्रोड्यूस करती है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, प्रोड्यूस बाइल जूस, जो बाइल जूस बनाती है। इसके कार्य को हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखो, ये जो हमने रेड कलर की बनाई है, इसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, आपने पित्त की थैली के बारे में सुना होगा। तो पित्त की थैली जो है वो ये ही है। ये क्या करती है? बाइल जूस स्टोर्ड, जो लिवर ने बाइल जूस बनाया, उस बाइल जूस को स्टोर करने का जो कार्य होता है, वो किसका होता है? हमारा गॉल ब्लैडर का होता है। जो बाइल जूस है, ये किस में रिलीज हो जाता है? डोड्यूनम में रिलीज हो जाता है। रिलीज इन डोड्यूनम। डोड्यूनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को डोड्यूनम के नाम से जाना जाता है। तो लिवर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब लिवर के बाद बात करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक ये कैसा होता है? जे शेप का होता है, एक थैली नुमा संरचना है। स्टमक में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं? सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाई जाती हैं तीन चीजें। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें, और तीनों का फंक्शन आपको याद रखना है, पूछा जाता है। तो एक होती है हमारी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा होता है पेप्सिन नाम का एंजाइम। और अगला तीसरे नंबर की चीज होती है म्यूकस। तो अगर HCl की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है? HCl क्या करता है? किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हमारे भोजन के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला जाता है, उसे मारने का कार्य होता है। और दूसरा एक्टिव पेप्सिन। पेप्सिन को एक्टिव करने का कार्य भी इसी का होता है। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में। प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। म्यूकस क्या करती है? अभी देखो, HCl जो होता है, जो हमारे शरीर में बनता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उससे तो हमारी जो स्टमक की वॉल है वो क्या हो जाएंगी? बर्न हो जाएंगी, जल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम HCl। HCl से स्टमक की दीवारों को प्रोटेक्ट करने का कार्य इसी का होता है। ठीक है। अब हम इससे आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है पत्ती के जैसी कुछ, ये रही, जिसका नाम है पेनक्रियाज। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज क्या करती है? ये बनाती है पेनक्रिटिक जूस। पेनक्रिटिक जूस, पेनक्रियाज जो होती है वो पेनक्रिटिक जूस बनाती है। पेनक्रिटिक जूस के अंदर क्या होते हैं? तीन एंजाइम्स पाए जाते हैं। पेनक्रिटिक जूस के अंदर तीन एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब तीन एंजाइम्स कौन कौन से, ध्यान से समझिएगा। एक एंजाइम होता है एमाइलेज, एक है लाइपेज, और एक है ट्रिप्सिन। जो एमाइलेज होता है वो किस पर वर्क करता है? कार्बोहाइड्रेट पर, कार्बोहाइड्रेट। जो लाइपेज होता है वो वर्क करता है हमारा फैट पर, और जो ट्रिप्सिन होता है वो हमारा कार्य करता है प्रोटीन पर। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और हमारा जो लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन, और साथ में लिख लीजिए पेप्टोन्स। ये जो पेनक्रिटिक जूस होता है, उसमें जो एंजाइम होते हैं वो कैसे मीडियम में वर्क करते हैं? बेसिक मीडियम में। जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? एक्ट इन बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम में हमारे एक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं। अब इससे आगे की तरफ चलेंगे तो आपको इस तरीके से बनाना है।
देखिए अब ये जो है यहां से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पहले पार्ट को कहते हैं डोड्यूनम, इस वाले पार्ट को कहते हैं जेजूनम, और इस लास्ट पार्ट को कहते हैं इलियम। और ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां पे आप एक संरचना देख रहे हो जो थोड़ी सी उंगली जैसी है, इसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब ये जो देख रहे हो ये हमारी क्या है? ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत हमारी ये होती है। इसमें क्या होता है, हमारा वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस वाले हिस्से को कहते हैं रेक्टम। रेक्टम के अंदर क्या होता है कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो थोड़े समय के लिए यहीं पर स्टोर होता है। और फिर ये है एनस, जहां से ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा ये बाहर निकल जाता है। तो आप ये जो देख रहे हो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी से लेकर के एनस तक ये जो लंबी सी ट्यूब है इसी को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है। कि हमारी ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ से लेकर एनस तक, तो वहां पर जो फूड होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए कैनाल के अंदर होता है राइथेमिकली मूवमेंट। एक लयबद्ध तरीके से गति होती है मसल्स में, जिससे फूड क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ता है। उसी को क्या कहते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। देखिए मसल ऑफ कैनाल, कैनाल की जो मसल होती है कॉन्ट्रैक्ट राइथेमिकली, वो सिकुड़ती हैं राइथेमिकली, मतलब कि एक रिदम में। इन ऑर्डर टू पुश द फूड, फूड को पुश करने के लिए फॉरवर्ड, आगे की तरफ। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, और इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इट अकर ऑल अलोंग द गट, और ये पूरी की पूरी गट में, पूरी की पूरी नली में होता है। इसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे आपके गए हैं। तो मेक फूड मीडियम बेसिक इन डोड्यूनम। अब देखिए होता क्या है कि हमारे जो पेनक्रेटिक एंजाइम्स होते हैं वो किस में वर्क करते हैं? कैसे मीडियम में? बेसिक मीडियम में। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है डोड्यूनम, उसमें भोजन कहाँ से आता है? स्टमक से, जहाँ पे हमारा HCl निकलता है। तो अब उस एसिडिक मीडियम को बेसिक करने का कार्य किसका होता है? बाइल जूस का होता है, ताकि पेनक्रेटिक एंजाइम्स क्या कर सकें? उस पर वर्क कर सकें। तो फूड मीडियम को बेसिक बनाता है डोड्यूनम में। सेकंड, इमल्सिफाई फैट या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या होता है कि हमारे जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम किसका होता है? बाइल जूस का होता है, ताकि लाइपेज उन पे अच्छे से वर्क कर सके और फैट का डाइजेशन अच्छे से हो सके। एक्सक्रिएशन ऑफ एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल सॉल्ट, कि जो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है या बाइल सॉल्ट होते हैं, कौन कौन से? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, उन्हें बाहर निकालने का काम भी किसका होता है? बाइल जूस का होता है। अब बात करते हैं एंजाइम्स इन इंटेस्टाइनल जूस, कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, मतलब जो छोटी आंत है, उसमें से जूस निकलता है। अब उसके कार्यों के बारे में हम समझेंगे। तो इंटेस्टाइनल जूस में 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब एमाइलेज क्या करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट पे कौन कार्य करता है? एमाइलेज, और उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है, प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट। और लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, और इस तरीके से हमारा फैट का भी डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब डाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट क्या बने? कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, प्रोटीन का अमीनो एसिड और लाइपेज का फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, हर्बीवोर्स हैव लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। व्हाई? कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, उनकी जो छोटी आंत है वो काफी ज्यादा लंबी होती है, और जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी छोटी आंत जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, वो छोटी होती है। ऐसा क्यों? देखिए हर्बीवोर्स जो हैं वो क्या खाते हैं? घास वगैरह ऐसी चीज खाते हैं, तो उनमें होता है काफी ज्यादा सेलुलोज, और सेलुलोज के डाइजेशन में क्या लगता है? समय लगता है। और इसी वजह से जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है कार्निवोर्स के मुकाबले। फूड हैव हाई सेलुलोज विच टेक लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट, और जबकि कार्निवोर क्या खाते हैं? मीट खाते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। विलाई। अब विलाई क्या होता है? ये होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली नुमा उभार होते हैं, रिचली सप्लाई विद ब्लड वेजल्स, जिनमें ब्लड वेजल्स की काफी ज्यादा अच्छे से सप्लाई होती है। मतलब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें अंदर की तरफ
इस तरीके की उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, विलाई जो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देते हैं। लैक्टेल्स, लैक्टेल्स क्या है, एक लिम्फेटिक वेजल होती है, मतलब कि विलाई के अंदर एक विशेष तरीके की वेजल होती है जिसका नाम है लिम्फेटिक वेजल्स, जो क्या करती है, एब्जॉर्ब फैट, फैट का एब्जॉर्प्शन करती है। आगे तो फंक्शन याद रखिएगा, विलाई का क्या कार्य होता है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जहां से एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। उसमें एक लैक्टेल्स नाम की लिम्फेटिक वेसल होती है जो फैट का एब्जॉर्प्शन करती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत होती है, उसमें क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। एग्जिट ऑफ वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंचर। अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है वो एनस के द्वारा बाहर निकलना है। अब एनस से जब बाहर निकलता है तो वहां पे होता है एनल स्पिंचर जो उस चीज को कंट्रोल करता है। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा डाइजेशन का, डेंटल कैरिस और टूथ डिके। अब डेंटल कैरिस या टूथ डिके का मतलब क्या होता है, सिंपल है, हमारे जो दांत है उनका सड़ जाना, वो कहलाता है टूथ डिके। ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइल, तो हमारे दांत में जो इनेमल और डेंटाइल नाम की लेयर है वो धीरे धीरे करके सॉफ्ट हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, डेंटल कैरिस या टूथ डिके कहते हैं। ठीक है, हमारे दांतों में जो भोजन चिपका हुआ रह जाता है खाने के बाद, उसमें जो शुगर होती है उस पर बैक्टीरिया वर्क करते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में। अब वो एसिड क्या करता है, सॉफ्टन और डीमिनरलाइज इनेमल, वो धीरे धीरे करके इनेमल को सॉफ्ट कर देता है, डीमिनरलाइज कर देता है। अब डेंटल प्लेक ये क्या होता है, बैक्टीरियल सेल फ्लश फूड पार्टिकल स्टक टू द टीथ। तो देखिए हमारा जो दांत होते हैं उनके ऊपर जो बैक्टीरियल सेल और फूड पार्टिकल चिपक जाते हैं, भाई हमने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद थोड़ा बहुत भोजन हमारे दांतों में रह गया चिपका हुआ, ठीक है, और उसमें थोड़े से बैक्टीरियल सेल हो गए, तो उसी को क्या कहते हैं, डेंटल प्लेक कहते हैं। तो डेंटल प्लेक की वजह से क्या होता है कि जो सलाइवा होती है वो दांतों तक नहीं पहुंच पाती, टीथ तक नहीं पहुंच पाती है, उसकी सरफेस तक, ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, और इसी वजह से धीरे धीरे करके हमारे जो दांत हैं वो सड़ जाते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि भाई देखो हमें भोजन करने के बाद क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, क्यों, ताकि डेंटल प्लेक हट जाए, और अगर बैक्टीरिया एसिड बनाए भी तो वो जो हमारा सलाइवा है उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। हमारा लाइफ प्रोसेसेस के अंदर 4 चीजें थी, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। तो हम बात करते हैं रेस्पायरेशन के बारे में। तो रेस्पायरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन को प्राप्त करना, एक्वायर करना, एंड यूज इट इन प्रोसेस ऑफ, और फिर उसका प्रयोग करना किस प्रक्रिया में, ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स, भोजन के स्रोत को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए, फॉर सेलुलर नीड, सेल की आवश्यकता के हिसाब से। अब जो ये जो ब्रेकडाउन होता है फूड का, ये होता है 3 तरीके से, ठीक है, अब समझिएगा। तो सबसे पहले जो C6H12O6 है ग्लूकोज, एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट, जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, प्लस निकलती है थोड़ी सी एनर्जी, 2 ATP के बराबर होती है। तो ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब पायरुवेट बनने के बाद अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ईस्ट के अंदर जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है मीथेनॉल इथेनॉल C2H5OH, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, CO2 प्लस 2 ATP बनते हैं। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन है लेकिन उसकी कमी है, जैसा हमारी मसल्स में होता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है और 2 ATP निकलते हैं, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही मसल्स में क्रैम्प होते हैं। मीन्स अगर हम कभी कोई हैवी एक्सरसाइज या वर्क वगैरह कर लेते हैं तो हमें थकान हो जाती है, मांसपेशियां भारी हो जाती हैं, किस वजह से, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन के कारण ऐसा होता है। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसीलिए ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाते हैं। अब थर्ड तरीका क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्या बनता है, CO2H2O 38 ATP, बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये जो डायग्राम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है। अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। एरोबिक में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होता है, एनारोबिक केवल साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें एरोबिक में एनर्जी ज्यादा निकलती है 38 ATP, एनारोबिक में एनर्जी कम निकलती है 2 ATP। एंड प्रोडक्ट CO2 और H2O बनते हैं, एनारोबिक में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये जो ATP है वो क्या है, ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी होती है सेल की।
तो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है एटीपी, मतलब देखिए हमने जो रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है वो एनर्जी किसमें बदली, वो एटीपी के रूप में बदल गई। कैसे बदलती है वो समझेंगे कब, सेलुलर रेस्पिरेशन में। देखो हमारे शरीर में होता है एडीपी, डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट। तब जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या करती है, एडीपी के साथ पी को मतलब फॉस्फेट को और जोड़ देती है और बन जाता है एटीपी। अब एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में एनर्जी स्टोर है। जब कभी सेल को आवश्यकता होती है एनर्जी की, व्हेन एनर्जी नीडेड, तो एटीपी जो होता है H2O के साथ रिएक्ट करता है और टूट जाता है किसमें, एडीपी प्लस पी में, फॉस्फेट में, और क्या निकाल देता है 30.5 जूल किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल जाती है। मतलब इतनी सारी एनर्जी निकल जाती है और इस एनर्जी का प्रयोग हम किसमें करते हैं, हमारी सेल की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए होता है, या फिर हमारी जो डेली लाइफ की एनर्जी की आवश्यकता उसमें यूज करते हैं। अब प्लांट्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जब होती है तो उस दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जब रेस्पिरेशन होता है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, उस समय वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। अब इनमें प्लांट में क्या होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, प्लांट के अंदर जो सेल्स के बीच में खाली जगह है वो काफी ज्यादा होती है। अब वो खाली जगह क्या काम करती है, एंश्योर ऑल सेल इन कॉन्टैक्ट विद एयर, वो इस चीज को सुनिश्चित करती है कि सारे के सारे जो सेल है वो एयर के साथ कॉन्टैक्ट में रहें। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन, डिफ्यूजन की डायरेक्शन किस पे निर्भर करती है, एनवायरमेंटल कंडीशन और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। भाई एनवायरमेंट में परिस्थितियां कैसी हैं और प्लांट को आवश्यकता कितनी है उस पर निर्भर करती है डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिए बात करते हैं रात्रि के समय, नाइट में। अब नाइट में CO2 एलिमिनेशन मेजर एक्सचेंज होता है, CO2 का निकलना मेजर एक्सचेंज है। ऐसा क्यों, भाई नाइट की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, तो भाई ऑक्सीजन तो निकल नहीं सकती, तो बचा क्या, रेस्पिरेशन होगी तो उस दौरान CO2 निकलती रहेगी। दिन के समय में प्लांट में ऑक्सीजन रिलीज मेजर एक्सचेंज होता है। भाई क्यों, अब दिन के समय में रेस्पिरेशन भी हो रहा है लेकिन फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। अब रेस्पिरेशन में जो CO2 जनरेट होती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, तो इसी वजह से ऑक्सीजन का निकलना मेजर एक्सचेंज होता है। अब देखिए एनिमल दो प्रकार के हैं, एक टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रहते हैं, एक एक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या करते हैं जमीन वाले, वो एयर में जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको ब्रीथ इन करते हैं और इनके पास लंग्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं जो पानी के अंदर घुली हुई होती है और इनके पास होते हैं गिल्स। अब होता क्या है कि जो एक्वेटिक एनिमल है उनमें रेस्पिरेशन का जो रेट होता है, जो मतलब ब्रीथिंग का जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल के मुकाबले। रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल, जमीन पर रहने वालों के मुकाबले पानी में रहने वाले जानवरों के जो होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने की दर काफी ज्यादा होती है। क्यों, भाई वो क्या कर रहे हैं, जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम किसका कर रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है, पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसके मुकाबले क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। देखिए अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, फिर पानी में जो मात्रा है वो कम है किसके मुकाबले, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर है, मींस एयर में ज्यादा ऑक्सीजन है और पानी में कम है, और इसी वजह से रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा और टेरेस्ट्रियल में कम है। यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन टू एब्जॉर्ब O2, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग एनिमल में अलग अलग ऑर्गन होता है। जैसे ह्यूमन, डॉग, कैट, इनमें क्या है, लंग्स हैं, फिशेस के पास गिल्स हैं, कॉकरोच के पास स्पाइरिकल्स होते हैं, मतलब उसके साइड में छिद्र होते हैं, उनसे वो सांस लेता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि जो मनुष्य है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है। तो देखो डायग्रामेटिकली समझेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो होता है नोस्ट्रिल्स। अब नोस्ट्रिल्स क्या होता है, नोस्ट्रिल्स होती है हमारी ये जो नाक है इसमें जो गड्ढे हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, नोस्ट्रिल्स आता है। नोस्ट्रिल्स में क्या पाए जाते हैं, नोस्ट्रिल्स में हमें देखने को मिलते हैं हेयर। अब ये जो हेयर और म्यूकस होता है इसका काम क्या होता है, ये एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, एयर एंड म्यूकस, ये क्या करते हैं, फिल्टर एयर को फिल्टर करते हैं। इसके बाद जाता है हमारा नसल चैम्बर, नसल चैम्बर, नसल चैम्बर के बाद होती है फेरिंग्स जो कि कॉमन पासेज होता है फूड एंड एयर के लिए। फिर होता है लैरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। फिर लैरिंग्स के बाद आती है हमारी ट्रैकिया जिसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। अब ये जो ट्रैकिया होती है ये यहाँ पे डिवाइड हो जाती है दो में, एक हमारे लेफ्ट लंग के लिए और एक राइट लंग के लिए। इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई, जिनमें ये डिवाइड हुई, इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, इस तरीके से। अब देखिए जब हम लंग बनाते हैं
तो हमारा जो राइट वाला होता है लंग वो थोड़ा सा, सॉरी, जो लेफ्ट वाला होता है वो थोड़ा सा होता है छोटा, और जो राइट वाला होता है वो होता है हमारा बड़ा पूरा। अब ये वाला छोटा होने का कारण क्या होता है कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है दिल रहता है थोड़ा सा टिल्टेड, मुड़ा हुआ, इस वजह से इधर की तरफ क्या होता है, हमारा जो लंग होता है इधर वाला छोटा होता है। अब ये जो ब्रोंकाई है, अब ये ब्रोंकाई क्या हो जाती है, ये डिवाइड होती है। जिस प्रकार से भी देखेंगे तो हमारा एक पेड़ है, अब पेड़ में से एक बड़ा तना निकला, फिर इसके बाद ब्रांचेज हो गई, फिर उनकी और ब्रांचेज हो गई, फिर उनकी, इस तरीके से अब ऐसे ब्रांचेज बनती चली जाती हैं। इन्हें कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और एंड में जाके हमारी आती है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें कहा जाता है एल्वियोलाई। ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे होता है नीचे हमारा एक डोम्ब शेप आकृति, डोम्ब शेप स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम ये हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, डायफ्राम जो रहता है। अब इसमें एक चीज और पाई जाती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये क्या होते हैं कि ये जो ट्रैकिया है, यहाँ पे सी शेप की रिंग होती है ब्रोंकाई तक, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन सी शेप रिंग को इन्हें कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये एयर पासेज को कोलैप्स नहीं होने देती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब हम श्वास छोड़ते हैं, हवा निकल गई, तो ये जो दोनों वॉल हैं, ये दोनों वॉल आपस में चिपकती नहीं है। किस वजह से, रिंग ऑफ कार्टिलेज के कारण ऐसा होता है। तो देखिए, रिंग ऑफ कार्टिलेज सी शेप की होती हैं और ये एंश्योर करती हैं कि एयर पासेज कोलैप्स ना करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से रहता है। फिर बात करें एल्वियोलाई की, तो एल्वियोलाई क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और एक लंग के अंदर लगभग 300 से 350 मिलियन एल्वियोलाई होती हैं। और एल्वियोलाई पे ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इनकी जो दीवार होती हैं उनमें ब्लड वेजल्स का एक बहुत बड़ा जाल होता है। अब बात करते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। इंस्पायरेशन मतलब सांस लेना, एक्सपायरेशन मतलब सांस निकालना। अब इंस्पायरेशन के दौरान होता क्या है, रिब्स लिफ्ट अप। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ये जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होती हैं, और ये जो डायाफ्राम होता है ये कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इस तरीके से अगर हम कहें, भाई नॉर्मली इस तरीके से रहता है, ये हमारा मान लो नॉर्मल है। अब जब हम श्वास लेंगे तो उस समय क्या होता है कि जो डायाफ्राम है वो हो जाएगा चपटा, एकदम फ्लैट, ये रहा। अब इससे क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी है वो बढ़ जाती है, और चेस्ट कैविटी बढ़ने के बाद जो एयर है वो सक इन, अंदर चली आती है लंग्स के अंदर। एक्सपायरेशन में क्या होता है, रिब्स अपनी अभी लिफ्ट अप हुई थी, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगे। डायाफ्राम रिलैक्स, मतलब कि इस तरीके से फिर से ऐसा हो जाएगा, एयर कैप जो चेस्ट कैविटी है वो कम हो जाएगी और एयर बाहर निकल जाती है। देखिए अगला पॉइंट है रेसिडुअल वॉल्यूम। इस पर भी क्वेश्चन आपका बनता है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि हमने एकदम दम लगाया और जितना निकाल सकते थे उतनी सांस निकाली, लेकिन फिर भी हम लंग्स में से पूरी की पूरी एयर को बाहर नहीं निकाल सकते, थोड़ी सी एयर बच जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। एयर रिमेन इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। दम लगा के एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो एयर लंग्स के अंदर बच गई उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका काम क्या होता है, ये सफिशिएंट टाइम फॉर O2 टू बी एब्जॉर्ब एंड CO2 टू बी रिलीज। ये सफिशिएंट टाइम देती है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करा जा सके और CO2 को रिलीज करा जा सके। और एक और भी काम होता है, ये लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देती है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वही है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन के पास हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, मतलब ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की इसकी सबसे ज्यादा क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो हमारा जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा हो रहा है, हीमोग्लोबिन के द्वारा हो रहा है। किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म, घुली हुई अवस्था में होता है। CO2 H2O में घुलता है और H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेता है, फिर ये टूट जाता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन। तो जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब देखिए कुछ एक्टिविटी दे रखी थी इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, तो वो समझ लेते हैं। एक्टिविटी 5.4। तो इसमें क्या करना है, हमें 2 टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर भर लेना है। अब टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, हमने ऐसे फूंक मार मार के उसके अंदर एयर ब्लो करानी है, और जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको पंप के द्वारा, पिचकारी के द्वारा एयर ब्लो करानी है। होता क्या है कि इसमें जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ए वाला जो है वो बहुत आसानी से मिल्की हो गया और बी वाले में मिल्की होने में समय लगा। अब मिल्की हुआ क्यों,
क्योंकि देखो हम CO2 छोड़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में CO2 है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 क्या करती है, रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है, जिस वजह से सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। लेकिन देखो अब हमने जो फूंक मारी, मतलब ए वाले केस में मिल्की जल्दी हो गया और बी वाले केस में मिल्की देर में हो रहा है। इससे पता चलता है कि जो हम श्वास छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है देन एटमॉस्फेयर के मुकाबले। एक्टिविटी 5.5, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें फ्रूट का जूस या शुगर सॉल्यूशन हमें भर लेना है और साथ में उसमें डाल देते हैं ईस्ट, जो कि एक फंगी है। अब होगा क्या यहाँ पे कि उसके बाद ईस्ट हमने डाल दिया जो फंगी है, यहाँ पे हमने एक लगाया कॉर्क, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू लाइम वाटर से पास करेंगे। तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि लाइम वाटर कुछ समय बाद मिल्की हो गया। तो मिल्की किस वजह से हुआ, अब वो समझिएगा कि जो ग्लूकोज था यहाँ पे वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट पे ईस्ट ने वर्क करा और इथेनॉल CO2 बना दिया। अब ये CO2 गया, लाइम वाटर को इसने मिल्की कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। देखिए कुछ नोट हैं, याद रखिएगा। अब सिलिया, अब एक तो पैरामीशियम की सिलिया होती हैं, वो अलग है। ये सिलिया क्या है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, श्वास का जो रास्ता होता है, कौन सा, नोस्ट्रिल, नसल चेंबर, फेरिंक्स, लैरिंक्स, टेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये जो हमारा नसल क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है। इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होती हैं। ये क्या करती हैं, ये जर्म को, डस्ट को, जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें जो है उसे रिमूव करने का कार्य करती हैं। और स्मोकिंग के कारण क्या होता है, ये सिलिया ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है MCQ के तौर पे आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखो। अगर हम एल्वुलर सरफेस को स्प्रेड करते हैं हमारे लंग्स की, तो लगभग 80 मीटर का जो स्क्वायर है, एरिया है, वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या क्या होता है कि एक जगह से चीज़ों का दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो अब आप समझिएगा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सेल्स। वाई, मेरे को पहले से ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है सिंपल डिफ्यूजन, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो जो सिंपल डिफ्यूजन वाला तरीका है वो काम नहीं आता। क्यों काम नहीं आता, क्योंकि जितने भी सेल होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ। देखिए हम लिखेंगे ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स होते हैं मे नॉट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, इस वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंपल डिफ्यूजन काम नहीं आता है। तो देखो मनुष्य की बात करें, मनुष्य में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो वाला जो सिस्टम होता है मनुष्य के अंदर, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उस सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ पार्ट होते हैं। अब इनमें से जो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो पढ़े हैं ब्लड के बारे में। अब जो ब्लड होता है, जिसे हम रक्त या खून के नाम से भी जानते हैं सिंपल भाषा में, वो क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब जो आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है, लेकिन किस रूप में होता है, फ्लूइड के रूप में होता है। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब ब्लड जो होता है उसके 4 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अगर बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा होता है फ्लूइड। ये हमारा किस रूप में होता है, फ्लूइड के रूप में होता है। फ्लूइड क्या चीज होती है, फ्लूइड ऐसी चीज होती है जिनमें टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो प्लाज्मा क्या है, एक फ्लूइड के रूप में हमारा होता है। अब ये करता क्या है, ट्रांसपोर्ट फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड नाइट्रोजीनस वेस्ट। तो जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसी चीज जो होती हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करता है इन डिसॉल्व फॉर्म, घुली हुई अवस्था में इन चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर बात करें आरबीसी का दूसरा नाम याद रखिएगा, दूसरा नाम इनका क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम होता है, एरिथ्रोसाइट्स। इन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या काम करते हैं, तो ये हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन।
जैसा कि हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि जो हमारे आरबीसी होते हैं उनके पास हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ऑक्सीजन का। अगर बात करें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। और ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। तुमने सुना होगा इम्यूनिटी शब्द। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं इम्यूनिटी। तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड इम्यूनिटी। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है भाई, तो जो हमारे भी देखो जैसे सीधी सी बात है, हम खेलने गए गिर गए, लग गई चोट। अब चोट लगने के बाद कुछ समय बाद हम देखेंगे 2-3 घंटे के बाद कि वहां पे क्या होता है, एक ब्राउनिश कलर की चीज जम जाती है जिसे हम खुरंट कहते हैं। अब वो जो खुरंट जम गया वो क्या होता है कि वो हमारे शरीर की एक मैकेनिज्म है जो ब्लड के एक्सेसिव लॉस को क्या करती है, रोकती है। अब तो वो काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। और ये क्या करेगा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है, ब्लड का थक्का बनाने में मदद करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरी जो चीज होती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो क्या होती है, अवर पंप, हमारा पंप, जिसे हम हार्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अभी देखो ब्लड है तो ब्लड को क्या करना है, पूरे शरीर में घुमाना है, तो उसके लिए एक पंप की आवश्यकता, और पंप क्या है, हमारा हार्ट है। हार्ट किसका बना होता है, कार्डिक मसल्स का बना हुआ रहता है, और बिग एज अवर फिस्ट, और हमारी जितनी मुट्ठी है उतने बराबर हमारा इसका आकार होता है, इसका साइज हमारा होता है। अब देखिए जो हार्ट है उसे बनाएंगे कैसे, डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से सीखिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बनानी है सबसे पहले एक खिड़की। देखिए हमने बनाई इस तरीके से एक खिड़की बना ली। अब इस खिड़की में याद रखेंगे ऊपर वाले जो दो हैं वो आपको छोटे बनाने हैं और थोड़े नीचे वाले जो हैं वो बड़े बनाने हैं। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहां से दो नली निकाल दीजिए, एक और एक सेकंड। अब देखिए ये वाली जो नली है इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है हमारा वेना केवा, वेना केवा। इससे हम सुपीरियर वीन के नाम से भी जानते हैं, मतलब जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी वीन होती है वो वेना केवा ही होती है। ठीक है, यहां से ब्लड अंदर की तरफ हमारा आता है। फिर आपको करना क्या है, ये जो नीचे वाले हैं इन्हें थोड़ा सा हम ऐसे करके राउंड टाइप का कर देंगे, नीचे से थोड़ा सा राउंड टाइप का आपको इन्हें कर देना है, याद रखिएगा। और ये वाली जो होती है इसका नाम होता है ऑर्टा। ये क्या होती है, ये होती है मेजर आर्टरी, ये क्या है, मेजर आर्टरी। और ये वाली क्या थी, मेजर वीन, या फिर हम इसे सुपीरियर वीन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो होता है ये होता है राइट एट्रियम। ये क्या है, राइट एट्रियम। और ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, और ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब हार्ट के अंदर जो ऊपर वाले दो पोर्शन है वो कौन से, एट्रियम है, और जो नीचे वाले दो पोर्शन है वो क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, याद रखिएगा। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे 1 2 3 3 फ्लैप वाला वाल्व बनाना है, और यहां पे हमारा केवल 2 फ्लैप वाला वाल्व बनाना है। अब ये जो 3 फ्लैप वाला वाल्व होता है इसका नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब वाल्व का काम क्या होता है, वाल्व का काम होता है ये इंश्योर करना कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड ना जाए। भाई नॉर्मली हमने साइकिल में वाल्व के बारे में सुना होगा, हवा भरवाई अंदर तो चलेगी लेकिन बाहर नहीं आती, कुछ ऐसा ही ब्लड के अंदर, मतलब हार्ट के अंदर होता है। अब ब्लड अंदर तो चला गया, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में चला गया, लेकिन वो वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जा सकता, किस वजह से, वाल्व के कारण ऐसा होता है। अब ये वाला जो है इसका नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अगली चीज देखो इसके बाद। अब यहां से ब्लड अंदर गया और कहां जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा इस तरीके से इधर की तरफ,
और यहाँ पे एक और वेसल जाती है हार्ट से निकल के, इसका नाम क्या होता है, इस वाली वेसल का नाम है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। और ये कहां पे लेकर जाती है, ये लंग्स को लेकर के जा रही है ब्लड, हार्ट से लंग को, याद रखिएगा। पल्मोनरी वर्ड जहां भी आए मींस वो किससे संबंधित है, लंग्स से संबंधित है। अब देखिए यहां से ब्लड निकल के जा रहा है सीधे सीधे ये रहा। अब इसके बाद हार्ट जो मतलब जो हमारे हार्ट से कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम और CO2 ज्यादा है। अब ये गया लंग्स में, अब लंग्स से वो वापस से ऑक्सीजन वाला होकर आएगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड होकर आएगा, और वो आता है यहाँ पे इधर की तरफ। एक मिनट गड़बड़ हो गई, देखिए थोड़ी सी, ये आता है इधर की तरफ। तो इस वाली का नाम हो जाएगा हमारा पल्मोनरी वीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वीन, जो वापस से हार्ट को लेके आ रही है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। फिर ये इधर जाता है, यहाँ पे जाता है, फिर ये यहाँ से निकलेगा ब्लड, ये रहा, और ये जो निकल के जाएगी ये हुई हमारी ऑर्टा, जो क्या करती है, इसे मेजर आर्टरी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये हमारे इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहां तक पहुंचाती है, बॉडी के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। समझ गए। तो हार्ट के 4 हिस्से, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए हमारा जो है राइट एट्रियम में वेना केवा जाकर खुलती है, जो मेजर वेन हमारी होती है। ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना उसे लेके आ रही है बॉडी से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। फिर ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी में जाकर के वो लंग्स में जाता है, लंग्स वहां पे उसमें ऑक्सीजनेटेड कर देता है। वहां से वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा, जो कि मेजर आर्टरी होती है, उसके थ्रू बॉडी के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो इसकी जर्नी के बारे में बात करें कि हार्ट किस तरीके से हमारा सर्कुलेशन करेगा। देखो ध्यान से समझिएगा। अभी हमारा क्या है कि ब्लड जो है कहां पे, लंग्स के पास है। तो लंग्स ने ब्लड में से CO2 निकाल के ऑक्सीजन डाल दी, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दिया। वो लेफ्ट एट्रियम में गया। लेफ्ट एट्रियम की दीवारें पतली होती हैं। लेफ्ट एट्रियम की दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं वेंट्रिकल के मुकाबले। अब लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने के बाद उसमें क्या होगा, ब्लड भर रहा है। अब ब्लड जब भर जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम क्या कर जाएगा, सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा का सारा ब्लड कहां चला जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा और ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार मोटी होती है। अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो, फैलेगा, उसके बाद वो वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा का सारा जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, ऑर्टा में चला जाएगा, जो मेजर आर्टरी है। फिर उसके बाद ऑर्टा जो होती है वो बहुत सारी आर्टरी वगैरह में डिवाइड होती है, कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है, एंड देन सारा का सारा ब्लड बॉडी में पहुंच जाता है। अब बॉडी से क्या होगा कि CO2 वाला ब्लड आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आ रहा है, वीन्स और वेना केवा के थ्रू। राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम रिलैक्स करा, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा, सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, भाई रिलैक्स का मतलब डायलेट्स भी होता है, रिलैक्स होता है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा और सारा का सारा ब्लड क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से बैक किस में चला जाता है, हमारा लंग्स में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी साइकिल होती है। अब अगला पॉइंट देखिए, वेंट्रिकल की जो दीवार होती है वो मोटी थी, एट्रिया की दीवार पतली है। ऐसा क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल को क्या करना है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना है। वेंट्रिकल को क्या करना है, बॉडी को पंप करना है, कहाँ पे, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर। इस वजह से दीवार मोटी होती है। देखो, वेंट्रिकल पंप ब्लड टू वेरियस ऑर्गन, वेंट्रिकल को अलग अलग अंगों को ब्लड को क्या करना होता है, पंप करना होता है, इसीलिए इसकी दीवार मोटी होती है एट्रियम के मुकाबले। वाल्व का काम क्या होता है, वाल्व इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए जब एट्रिया या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस समय। अब हार्ट्स के टाइप के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट भी फिर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं, 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 चैम्बर हार्ट के बारे में। तो 2 चैम्बर हार्ट में क्या होता है, एक वेंट्रिकल होता है और एक एट्रियम होता है, और ये फिशिश के अंदर पाए जाते हैं। देखो डायग्राम से समझिएगा जरा ये वाली चीज को। अब जैसे कि हमारा इस तरीके का होता है हार्ट, फिशिश के अंदर जो होता है इस तरीके से सिस्टम बना हुआ होता है।
ये रहा। तो यहां पे होता है गिल्स, फिशेज में ये क्या होता है, इधर की तरफ गिल्स है, यहां से ये इस तरीके से जुड़ा होगा, एंड देन ये होती है बॉडी, और ये क्या है, हमारा हार्ट है। तो फिश के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हार्ट कितने चैम्बर है, 2 चैम्बर हमारा हार्ट होता है। तो ये वाला जो है ये है वेंट्रिकल और ये है एट्रियम। अब देखिए यहां से ब्लड आया, ये ब्लड कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, गिल्स में आया। गिल्स क्या करेगी, इस ब्लड को कर देगी ऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजन घोल दी, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को चला जाता है, और बॉडी से फिर ये डीऑक्सीजनेटेड होकर के फिर से हार्ट में चला जाता है। हार्ट फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भर देता है, गिल्स में भेज देता है। तो इस तरीके का सर्कुलेशन जो होता है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 चैम्बर हार्ट के बारे में। 3 चैम्बर हार्ट में क्या होता है, 2 एट्रियम होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। ये एम्फीबियन या रेप्टाइल्स में पाया जाता है। एम्फीबियन ऐसे जीव जो हमारे पानी में भी रह सकें और जमीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। अब देखो इनके अगर हम बात करें सर्कुलेशन कुछ किस प्रकार का होता है, तो इनमें होते हैं इस तरीके से 1 2 चैम्बर एंड देन ये 3rd चैम्बर। अब देखिए ये 2 चैम्बर आपस में इस तरीके से जुड़े हैं, ये 2 चैम्बर आपस में इस तरीके से जुड़े हैं, एंड देन ये रहा। तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। अब देखिए इधर की तरफ क्या है, लंग्स, ये क्या है, हमारे लंग्स हैं, फेफड़े, और यहां पे हो जाएगी बॉडी। अब देखिए ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है वेंट्रिकल, तो ये दोनों हमारे इसी से कनेक्ट हो जाएंगे, वेंट्रिकल से। तो ट्रांसपोर्टेशन समझिएगा किस तरीके से हमारा ये यहां पर होता है। तो ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा वेंट्रिकल। अब देखिए होता क्या है कि हमारा लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड करता है। लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड करेगा ब्लड को, और ये ब्लड आता है राइट एट्रियम में, और बॉडी डीऑक्सीजनेटेड कर देती है, और ये वाला ब्लड आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में। अब दोनों ब्लड एक ही चैम्बर में मिक्स हुए, कहां पे, वेंट्रिकल के अंदर। और फिर अब ये जो मिक्स ब्लड है, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद ये वेंट्रिकल में गए, और वेंट्रिकल इन्हें वापस से पंप कर देता है लंग्स को और बॉडी को, ये मिक्स ब्लड को पंप कर देता है। तो इस तरीके का हमारा सिस्टम होता है 3 चैम्बर हार्ट के केसेस में। ठीक है, किसमें पाया जाता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल में पाया जाता है। अब बात करें 4 चैम्बर हार्ट की। 4 चैम्बर वाला हार्ट किसमें मिलेगा, ये मिलता है मैमल्स में। मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जिनमें मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं। मेमरी ग्लैंड मतलब कि दूध देने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। एवीज बर्ड, पक्षियों के अंदर, और क्रोकोडाइल के अंदर देखने को मिलता है। वो एक रेप्टाइल तो है क्रोकोडाइल, लेकिन इसमें 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। अब देखिए इनमें किस तरीके से होता है, ध्यान से समझिएगा सर्कुलेशन। तो हमें सिंपल क्या बनाने हैं, यहाँ पे 4 चैम्बर बना लेने हैं। ये रहे, थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं थोड़ा और। तो ये हमने बना लिया 4 चैम्बर वाला हार्ट। अब यहां पे क्या है, यहां पे लिखना है आपको लंग्स, और इधर की तरफ हमारी हो जाएगी बॉडी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कैसे कनेक्ट करना है। अब बॉडी से ब्लड आएगा, ये रहा इसमें, ये हमारा क्या है, ये हमारा है राइट एट्रियम। क्या है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, और ये ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। और ये जो मेन है, ये है वेना केवा, वेना केवा, और ये कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है। इसके बाद ये जो ब्लड है, ये हमारा कहाँ गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, ये जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में हमारा ये जा रहा है। अब यहां से इस ब्लड को आपको फिर से निकालना है। देखिए इधर से गया ऐसे करके, और ये कनेक्ट हो जाएगा हमारा लंग्स को, ये रहा। तो इस वाले का नाम क्या होता है, ये जो नली है इसका नाम क्या होता है, ये नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम क्या, पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स को लेके जाती है कौन सा वाला, ये ब्लड अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही ब्लड है।
इसके बाद यहां से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर के ये ब्लड हमारा इस तरीके से इधर की तरफ आ रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम हमारा है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में आया यहां से लंग्स से। ये किसके थ्रू आया है? पल्मोनरी वीन के थ्रू आया है। और ये कैसा होता है हमारा? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। लंग्स क्या करता है? ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है, ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये आया लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे वाल्व खुलेगा एंड देन फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और यहां से ये इस तरीके से पहुंच जाएगा। ये एक नली निकलेगी यहां से एक, ये अब ये जो ब्लड वेसल है ये ऐसे करके ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कर रही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा ऑर्टा, जो कि मेजर वीना और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है। तो समझ गए? तो ये होता है 4 चैम्बर हार्ट के अंदर, ठीक है। तो 4 चैम्बर हार्ट में क्या, दो मैं देखो, 2 तो एट्रियम है राइट और लेफ्ट, और 2 ही वेंट्रिकल हमारे होते हैं। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड वेना केवा के थ्रू गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी से लंग। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वीन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन ऑर्टा से चला जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहीं से डुअल सर्कुलेशन के बारे में। डुअल सर्कुलेशन में का मतलब क्या होता है कि पूरी एक साइकिल के दौरान जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से पास हो रहा है। ब्लड पास थ्रू हार्ट ट्वाइस, 2 बार पास हो रहा है, ठीक है। अब इसमें 2 सर्कुलेशन आते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब देखिए जो हमारा ये ऊपर वाला सर्कुलेशन है लंग्स वाला, इसका नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो नीचे वाला है बॉडी वाला, इसका नाम है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट से कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वापस किस में आता है? हार्ट में आ जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को गया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हो गया, वापस हार्ट को आ गया। ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? बॉडी में जाएगा। फिर बॉडी से वो डीऑक्सीजनेटेड होकर फिर से कहां आ जाएगा? हार्ट में आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक वार्म ब्लडेड एनिमल और एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जैसे मनुष्य, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम यहाँ पर भी हैं यूपी में तब भी 37 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान में पहुंच जाओ तब भी 37 डिग्री सेल्सियस, अगर हम जाकर एंटार्क्टिका में पहुंचे तब भी 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मीन्स बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल का बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। अगर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बात करें तो भाई जैसे आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जो छिपकली होती है लिजर्ड, वो बहुत ज़्यादा ठंड में हमें ऑब्जर्व नहीं दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? समय के साथ साथ चेंज हो जाता है। भाई जैसे जैसे एनवायरनमेंट की कंडीशन चेंज होती है समय के साथ, वैसे वैसे उनका बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो मीन्स इनका जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर नॉट कॉन्स्टेंट, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। अब देखिए वार्म ब्लडेड एनिमल को बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखना है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? हाई एनर्जी की नीड होती है। और इसी वजह से जो हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उनका जो हार्ट है 4 चैम्बर होता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो, जिससे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए और वो अच्छे से क्या कर सकें? एनर्जी का उपयोग कर सकें अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए। तो इनको क्या होता है? हाई एनर्जी नीड टू मेंटेन
बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए इन्हें हाई एनर्जी की नीड होती है। जबकि ये जो कोल्ड ब्लडेड वाले होते हैं, थोड़ी सी मिक्सिंग को क्या कर सकते हैं, वो सहन कर सकते हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि इनमें 3 चैम्बर हर्ट होता है, 2 चैम्बर हर्ट होता है, तो मिक्सिंग को सहन कर सकते हैं। लेकिन जो वार्म ब्लडेड वाले उन्हें क्या चाहिए, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिएगी। तो इसी वजह से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहते हैं, मिक्सिंग नहीं होती है 4 चैम्बर हर्ट के अंदर। तो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो मैमल्स, ठीक है, और एवीज। एवीज कौन होते हैं, एवीज होते हैं बर्ड्स, जो पक्षी होते हैं वो हमारे एवीज कहलाते हैं। अब इनकी अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो कोल्ड ब्लडेड में कौन कौन आता है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये हमारे कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। अब देखो ब्लड वेसल 3 तरीके की होती हैं, आर्टरी, वीन और कैपिलरी। अगर हम बात करें तो आर्टरी कौन सी होती है, देखो हमने ऑब्जर्व करा होगा कि जो पल्स है वो कुछ ही जगह ऑब्जर्व होती हैं। तो जहां भी ऑब्जर्व हो रही है वहां पे क्या है, आर्टरीज हैं। आर्टरीज वैसे शरीर में अंदर की तरफ होती हैं, लेकिन कुछ स्थान पर वो थोड़ी बाहर की तरफ होती हैं, तो वहीं पर हमें पल्स ऑब्जर्व होती है। और ये जो ब्लू वाली हम देखते हैं हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो होती हैं वीन्स, ठीक है। तो देखो आर्टरीज के बारे में बात करते हैं। तो आर्टरीज क्या करती हैं, ये ब्लड को हार्ट से ले जाकर के बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। तो ये क्या करेंगी, टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो ये हार्ट से ब्लड को दूर ले जा रही है। इनकी जो दीवार होती है वो कैसी होती है, मोटी, थिक इलास्टिक वॉल। अब इनकी जो वॉल होती है वो थिक किस वजह से होती है, भाई हार्ट को सीधे ब्लड से ले जा रहे हैं तो भैया प्रेशर ज्यादा होगा, इस वजह से इनकी दीवार क्या होती है, मोटी होती है। ब्लड इमर्ज फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर। जो ब्लड है वो हार्ट से निकलता है हाई प्रेशर में, और इसी वजह से उस हाई प्रेशर वाले ब्लड को कंट्रोल करने के लिए इनकी जो दीवार होती है वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं, मोटी होती हैं। अब बात करते हैं अगला वीन्स के बारे में। तो वीन्स क्या करेंगी, वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों से ब्लड को लाती हैं और वापस से किसमें डालती हैं, हार्ट में पहुंचाती हैं। ब्लड बैक टू हार्ट। और ये कैसी होती है दीवार, इनकी दीवार हमारी थिन होती है, थिन वॉल्स। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, इनमें वाल्व पाए जाते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, ब्लड केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वापस से फ्लो ना कर जाए। अब बात करते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरी क्या होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, सबसे छोटी जो ब्लड वेसल है वो होती है कैपिलरीज, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, सबसे छोटी ब्लड वेसल को कैपिलरी कहते हैं। इनकी जो दीवार होती है वो कितनी होती है, केवल 1 सेल थिक होती है, 1 सेल थिक वॉल। इनकी दीवार केवल 1 सेल जितनी मोटी होती है। देखिए जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होना होता है वो ज्यादातर जो एक्सचेंज है वो कहां से होता है, कैपिलरीज से ही होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ब्लड और सराउंडिंग के बीच में, वो क्या होता है, इसी थिन वॉल के बीच से होकर के होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के द्वारा मेंटेनेंस, प्लेटलेट्स क्या काम करेंगी, तो हमने शुरुआत में देखा था प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करती हैं। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हमारे शरीर में ब्लड का लीकेज हो रहा है, ब्लड लीकेज, भाई मतलब कि चोट लगी और वहां से जो ब्लड है वो क्या होने लगा, निकलने लगा, ठीक है। हमारे शरीर में क्या हुआ, ब्लड का लीकेज हो गया। अब इससे क्या होगा कि हमारे जो होती है ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, जब ब्लड शरीर से बाहर निकलेगा तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो। अब ब्लड प्रेशर लो होने से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
efficiency of pumping system reduce। अब पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी रिड्यूस होने से क्या होगा, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से वो नहीं हो पाएगी, तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है। तो समझ गए, अगर हमारे शरीर से ब्लड का लीकेज होता रहेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर से पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी कम होगी और हमारी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो भाई इस लीक को क्या करना है, स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए को क्या काम करा जाता है, प्लेटलेट्स के द्वारा वहां पर थक्का बना दिया जाता है। तो देखिए प्लेटलेट्स सेल्स, जो प्लेटलेट के सेल होते हैं, प्लग दीज लीक्स। तो ये जो लीक होते हैं इन्हें प्लग कर देते हैं, किस प्रकार से, तो ये क्या करते हैं, वहां पर जहां पर ब्लड निकल रहा है वहां पर ब्लड का क्लॉट बना देते हैं, जिससे ब्लड जो होता है निकलना बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट सेल प्लग दीज लीक बाय हेल्पिंग टू क्लॉट ब्लड एट दैट पॉइंट। तो प्लेटलेट सेल उस बिंदु पर क्या करेंगे, एक थक्का बना देते हैं ब्लड का, जिस वजह से ब्लड वहां से निकलना बंद हो जाता है। अब बात करते हैं लिम्फ, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा कि पोर्स प्रेजेंट इन वॉल ऑफ कैपिलरी ऑफ सम, देखिए हमारे जो कैपिलरी हैं उनकी दीवार में थोड़े थोड़े छिद्र होते हैं। अब उन छिद्रों से होकर के क्या होता है कि प्लाज्मा और ब्लड के कुछ सेल बाहर टिश्यू में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है उसमें आ जाते हैं, और वो अब देखो जो चीज निकल के आई वही क्या बना लेती है, लिम्फ बना लेती है। तो जो पोर्स प्रेजेंट इन वॉल ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी की दीवार में जो छिद्र हैं, सम प्लाज्मा और ब्लड सेल वहां से बाहर निकल गए इंटरसेलुलर स्पेस में टिश्यू के, और उसने क्या बना लिया, लिम्फ बना लिया। सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ब्लड के प्लाज्मा की तरह ये भी कलरलेस होते हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। और लिम्फ वेसल क्या होती है, बाद में क्या मिलती हैं और मिलकर के किसमें, लार्ज वेन के अंदर पूरे के पूरे लिम्फ को क्या कर देती हैं, वापस से डाल देती हैं। समझ गए, तो लिम्फ वेसल फाइनली किसमें ओपन हो गई, लार्ज वेन में, और सारा का सारा लिम्फ जो है वापस से ब्लड के अंदर चला जाता है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो सबसे पहला कि ये जो हमारा डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट होता है इसको हमारा क्या करती हैं, इंटेस्टाइन से, समझिएगा डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट जो होता है उसको इंटेस्टाइन से कैरी करती हैं, और वापस में भाई सीधी सी बात है, ब्लड में तो मिलना है ये लिम्फ, तो वहां पर पहुंचा देती हैं। कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब देखिए सेकंड फंक्शन की बात करें तो जितना भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसे वापस से ब्लड में डालने का काम भी इन्हीं का होता है। तो ये क्या कर रहा है, ड्रेन एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस से, जो एक्सेसिव फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, उसे वापस से ब्लड में डालने का काम करते हैं। अब बात करें ब्लड प्रेशर की, तो फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द बॉडी, भाई ब्लड वेसल में ब्लड बह रहा है, जब ब्लड बहेगा तो वो दीवार पे फोर्स लगाएगा, तो उसी फोर्स को हमने क्या कह दिया है, ब्लड प्रेशर कह दिया है। आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है वीन के मुकाबले, तो हायर इन आर्टरी देन वीन। अब आर्टरी में ज्यादा होने का रीजन क्या है, क्योंकि आर्टरी जो होती है सीधे सीधे इसमें ब्लड कहां से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, इस वजह से हमारा क्या होता है, इनमें प्रेशर ज्यादा होता है। अब प्रेशर दो तरीके का, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। अब देखो डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक में अंतर क्या होता है। अब जो वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस समय जो प्रेशर होता है वो होता है हमारा कौन सा, सिस्टोलिक प्रेशर। इन आर्टरी, आर्टरी के अंदर होगा ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना। जैसे ही हमारा जो वेंट्रिकल है वो सिकुड़ता है, तुरंत ही आर्टरी में जो प्रेशर होता है उसे क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये लगभग कितने के बराबर होता है, ये होता है 120 mmHg। और जब वेंट्रिकल कैसा होगा, डायस्टोल होगा, मतलब कि रिलैक्स होता है। इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल,
मतलब कि रिलैक्स। तो उस समय जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। और ये लगभग कितना होता है अगर हम बात करें तो ये होता है हमारे 80 mmHg के बराबर। अब अगला पॉइंट, स्पाइगैमोमैनोमीटर। अब ये क्या चीज है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से क्या नापा जाता है, ब्लड प्रेशर नापा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर बीपी, ब्लड प्रेशर नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, स्पाइगैमोमैनोमीटर। अब हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में समझो। अब जिस समय हमारी जो आर्टरीओल्स हैं, आर्टरीओल्स का मतलब छोटी छोटी आर्टरी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई, तो सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जिससे क्या होता है कि आर्टरी के फटने के चांस, रैप्चर होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे हमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन प्लांट्स, मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, अभी तक हमने किस में पढ़ा, ह्यूमंस में पढ़ा। अब हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सीखते हैं। तो देखिए प्लांट्स की अगर बात करें तो उनमें जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होती है, वो क्या है, वो नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वो कच्चे माल के लिए सबसे ज़्यादा पास का और सबसे ज़्यादा रिच सोर्स होता है। ठीक है। अब कच्चा माल कैसे, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इनके लिए जो सबसे ज़्यादा पास का और सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स होता है प्लांट के लिए, वो क्या होता है, सॉइल होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन सॉइल एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन। अब देखो मिट्टी के बीच की जो मतलब सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन है मीन्स रूट, और जो हमारा क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है मीन्स लीफ, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है अगर वो स्मॉल होगी, अगर वो छोटी होगी, तो एनर्जी और मटेरियल जो होते हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज हो जाते हैं, मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए लीव्स के बीच और रूट के बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला जो डिफ्यूजन वाला तरीका होता है वो यहाँ पर काम नहीं आता। डिफ्यूजन नॉट सफिशिएंट, तो डिफ्यूजन पर्याप्त नहीं होता है। जब डिफ्यूजन पर्याप्त नहीं है तो फिर और कौन सा सिस्टम होगा जिस वजह से, जिसके कारण हमारे जो रूट्स से जो हमारा वाटर वगैरह या मिनरल्स वगैरह होते हैं वो लीव्स तक जा पाए, या लीव्स से जो फूड बनना है वो रूट तक आ पाए। तो वो कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए प्लांट हैव लो एनर्जी नीड, प्लांट जो होता है उसको क्या आवश्यकता होती है, कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब प्लांट्स को कम एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि प्लांट मूव नहीं करते। भाई अगर मान लो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो एनर्जी खर्च भी हो, लेकिन प्लांट तो मूव करते ही नहीं है, तो इसीलिए उन्हें एनर्जी की कम आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज, प्लांट के अंदर बहुत सारा जो पोर्शन होता है वो डेड सेल का बना होता है, मृत का। अब जब सेल ही डेड है तो उन्हें एनर्जी चाहिए ही नहीं। देखिए बॉडी है हाई प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, डेड सेल को एनर्जी नहीं चाहिए होती है, तो इसीलिए भी प्लांट की एनर्जी की नीड कम होती है। स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क करता है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लांट में वो होता है दो टिश्यू के द्वारा, जो कि एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम का होता है। कहाँ से कहाँ पे, रूट से लीव्स तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ तक, लीव्स से रूट तक या स्टोरेज ऑर्गन तक, जहाँ पे हमारा जो भोजन है वो स्टोर होना वहां तक पहुंचाता है। अब देखिए जाइलम जो होता है उसके चार कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, वेसल, ट्रैकीड, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। और इसी तरीके से फ्लोएम की भी चार कंपोनेंट होते हैं, कॉम्पेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है। देखिए इस पे आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं, 3 नंबर का, तो ध्यान से समझिए किस तरीके से हम इसे बन लिखते हैं। तो वेजल एंड ट्रैकीड ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। तो देखिए पत्तियों के, जड़ों के और तनों में उपस्थित जो वेजल और ट्रैकीड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब जब इंटरकनेक्टेड है तो क्या बना लेते हैं, वाटर कंडक्टिंग चैनल, एक पूरा चैनल बनाते हैं, नेटवर्क टाइप का बनाते हैं, जिस नेटवर्क से होकर के पानी जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। रीचेस ऑल पार्ट, मतलब कि जितने भी हमारे प्लांट के पार्ट है सब जगह जा सकता है, समझ गए। तो वेजल और ट्रैकीड जो थे रूट, स्टेम और लीफ के, वो इंटरकनेक्टेड हुए, इंटरकनेक्ट होकर बनाते हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल, और जो भी वाटर होता है वो प्लांट के सभी पार्टों तक पहुंच जाता है इस वजह से। अब देखिए, अब ये जो रूट है ये क्या है, प्लांट की रूट।
अब ये रूट के हैं सेल, ठीक है। अब इधर की तरफ मिट्टी है, सॉइल है। तो होता क्या है, सबसे पहले अब इस सॉइल के अंदर जो आयंस है, जहां मैं रेड कलर से मैंने शो करे, अब प्लांट सेल क्या करते हैं, जो रूट के सेल हैं, एनर्जी खर्च करके इन आयंस को अपने अंदर लेते हैं। देखो, सेल एक्टिवली टेक आयंस, सेल एक्टिवली आयंस को लेते हैं। एक्टिवली का मतलब एनर्जी को स्पेंड करके। अब मिट्टी के अंदर से आयन कहाँ चले गए, सेल के अंदर चले गए। अब जब सेल के अंदर चले जाएंगे तो इस वजह से क्या क्रिएट हुआ, सेल के अंदर आयन ज़्यादा, मिट्टी में आयन कम, तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस को खत्म करने के लिए बाहर से मीन्स मिट्टी से जो पानी होता है वो कहाँ चला जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। अब जब देखिए जो हमारा एरो है वो अंदर की तरफ है, मीन्स यहाँ से वाटर सेल में अंदर की तरफ आ रहा है। इस वजह से जाइलम के अंदर एक वाटर कॉलम क्रिएट हो जाता है और जो रूट प्रेशर है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और ये वाटर कॉलम ऊपर जाने लगेगा। देखिए कैसे, रूट सेल एक्टिवली टेक आयन, रूट सेल ने एक्टिवली आयंस लिए, क्रिएट डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। तो रूट और सॉइल के बीच जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट हुआ और अब क्या होगा, वाटर रूट के अंदर मूव करता है इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए, जिस वजह से वाटर कॉलम क्रिएट होता है जो कि ऊपर की तरफ पुश होता है। अभी जो रूट प्रेशर होता है ना, ये इतना इनेबल नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े पेड़ों तक पानी ऊपर तक पहुंचा दे, तो इसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है। वो क्या होता है, अभी प्लांट में होती है ट्रांसपायरेशन की क्रिया, मीन्स जो वाटर होता है वो वेपर के रूप में लीफ से बाहर निकलता है, तो वाटर लॉस होता है स्टोमेटा से, ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया। अब जो वाटर लॉस हुआ, मान लो जैसे आप समझिएगा, अब ये हमारा एक वाटर कॉलम है, मान लो अब ये जो चीज़ है ये ऊपर लॉस हो गई, ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल हट गया, लॉस हो गया, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर चला जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा तो नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर आएगा, नीचे वाला ऊपर की तरफ आएगा। तो देखिए होता है क्या, रिप्लेस बाय वाटर फ्रॉम जाइलम वेसल इन लीफ। तो अब जो वाटर लॉस हुआ ट्रांसपायरेशन के रूप में, जाइलम वेसल क्या करता है, पत्ती में उस वाटर को रिप्लेस कर देता है। इस वजह से सक्शन क्रिएट होता है और पानी ऊपर की तरफ खिंच जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसपायरेशन की। ट्रांसपायरेशन क्या था कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर का वेपर के रूप में लॉस होना, कहाँ से, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के उन हिस्सों से जो हवा के साथ संपर्क में रहते हैं। अब ट्रांसपायरेशन के फंक्शन समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन और वाटर का अपवर्ड मूवमेंट मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट, इसमें मदद करता है। हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब देखो दिन के समय ट्रांसपायरेशन पुल जो होती है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स होती है जो पानी को ऊपर तक चढ़ाती है। रात के समय में रूट प्रेशर जो होता है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स होती है। अब देखो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल एक दिशा में, और वो दिशा कौन सी है, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ होता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, तो फूड, भोजन या दूसरे पदार्थों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो समझते हैं, वो होगा फ्लोएम के द्वारा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन क्या चीज़ होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं उसमें जो सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, जो घुल जाए, ऐसे प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ये फ्लोएम में होता है, सीव ट्यूब्स के अंदर कॉम्पेनियन सेल की सहायता से। अब फ्लोएम साथ ही साथ अमीनो एसिड का भी ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखिए ये जो ट्रांसपोर्ट है बाई डायरेक्शनल है, वो वाला क्या था, वाटर का यूनिडायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब अपवर्ड ऊपर की तरफ भी हो सकता है और डाउनवर्ड नीचे की तरफ भी हो सकता है। एक्टिव प्रोसेस, इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब होता कैसे, ध्यान से समझो। जो सुक्रोज है ट्रांसफर इनटू फ्लोएम यूजिंग एटीपी, एटीपी का प्रयोग करके सुक्रोज फ्लोएम के अंदर चला गया। अब फ्लोएम के अंदर जाने से ऑस्मोटिक प्रेशर टिश्यू का बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर अब उस टिश्यू के अंदर मूव करने लग जाएगा। और वाटर जैसे मूव करेगा, दिस प्रेशर मूव मटेरियल इन फ्लोएम टिश्यू, ये जो प्रेशर है ये मटेरियल को मूव करता है फ्लोएम में, विच हैव लेस प्रेशर, किधर की तरफ, जहां पर लेस प्रेशर होता है। तो मीन्स देखिए क्या हुआ, पहले सुक्रोज एक्टिवली फ्लोएम के अंदर गया, फिर वाटर उसके अंदर मूव कर जाएगा, उससे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीज़ों को ट्रांसफर कर देता है। अब एग्जांपल देखो, स्प्रिंग के समय में, बसंत के समय में जो शुगर स्टोर्ड है स्टेम और रूट के अंदर, उन्हें वो कहाँ पे जाती हैं, वो जाती हैं बड में। अब बड में क्यों जाती है, क्योंकि बड उस समय भाई क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, खिलती हैं, और जब बड ग्रो करेंगी तो उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इसी वजह से होता क्या है कि जहाँ पे भोजन स्टोर होता है, जो सुक्रोज स्टोर है वो कहाँ जाता है, वो हमारा बड में चला जाता है रूट और स्टेम से। तो अब हमारा लाइफ प्रोसेस का जो सबसे लास्ट टॉपिक है, देखिए हमने न्यूट्रिशन कवर कर लिया, रेस्पायरेशन कवर हो गया,
हमारा ट्रांसपोर्टेशन कवर हो गया। तो अब सबसे लास्ट टॉपिक बचता है हमारा एक्सक्रिएशन। तो हम एक्सक्रिएशन के बारे में समझेंगे। एक्सक्रिएशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजीनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। बॉडी से हानिकारक नाइट्रोजीनस वेस्ट, नाइट्रोजीनस वेस्ट मतलब जो नाइट्रोजन युक्त वेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, इनको बॉडी से क्या करना? बाहर निकालना। ये क्या है? हमारा एक्सक्रिएशन कहलाता है। अब एक्सक्रिएशन जो होता है कुछ एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स के द्वारा होता है। जैसे ह्यूमन के अंदर वो क्या है? किडनी है, अर्थवॉर्म में नेफ्रेडिया है, कॉकरोच में मेलपीगियन टिब्यूल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही एक्सक्रिएशन हो जाता है। अब देखो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रिएशन के बारे में हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में 4 चीजें आती हैं: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। अगर हम किडनी की बात करें तो ये हमारी पेयर्ड होती हैं, मतलब जोड़े में होती हैं। 2 किडनी हमारी पाई जाती हैं, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। क्या करती हैं? फिल्टर ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। और इन एब्डमन, एब्डमन मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को एब्डमन कहते हैं। तो एब्डमन के अंदर पाई जाती हैं। फिर आते हैं यूरेटर। यूरेटर को मूत्र नली भी कहते हैं। यूरेटर जो होती है वो भी पेयर्ड में होती है, भी जोड़े में। हर किडनी से एक एक निकल के आती है और ये क्या करती है? किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का कार्य करती है। यूरिनरी ब्लैडर ये टेम्परेरी तौर पे क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है, मतलब एक थैला टाइप की संरचना है जिसमें यूरिन स्टोर रहता है। यूरिथ्रा ये वो ट्यूब है जो कि बॉडी से बाहर निकाल देती है यूरिन को। ऐसे ये जो ब्लू है ये वेना केवा है, रेड वाली ऑर्टा है। अब किडनी को लेकर जाएगी तो रेनल आर्टरी, ठीक है, और ऐसे ही रेनल वेन। तो याद रखिएगा कि हमारा जो किडनी है ना, उससे एक वर्ड संबंधित होता है रेनल। रेनल वर्ड मतलब कि किडनी से संबंधित। रेनल आर्टरी मीन्स किडनी से जुड़ी हुई आर्टरी, रेनल वेन किडनी से जुड़ी हुई वेन। अब देखो बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अब नेफ्रॉन को बनाते कैसे हैं? बहुत ध्यान से आपको सीखना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? एक कप जैसी संरचना आपको बनानी होती है नेफ्रॉन के लिए। अब हमने एक कप शेप स्ट्रक्चर बना लिया और फिर उसके बाद कप शेप बनाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़े से कर्व कर देना इस तरीके से। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे एक यू बनाना है इस तरीके से। ये रहा यू, ये रहा। इस टाइप से हमें क्या करना होता है? यू शेप बनाना होता है। अब ये यू शेप हमारा पूरा बनने के बाद आपको फिर यहाँ पे फिर से इस तरीके से कर्विंग सी कर देनी है, इसे थोड़ा सा बैंड, ये रहा। एंड देन उसके बाद इसे यहाँ पे जाके हमें एक नली से जोड़ देना है, ये रहा, इस तरीके से। तो यहाँ तक समझ गए? तो सबसे पहले हमें जब भी बनाएंगे तो इतना हिस्सा हमें पूरा कर लेना होता है नेफ्रॉन में। अब इनके पार्टों के बारे में बात करें तो देखिए ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है बुमन कैप्सूल। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है DCT। इसका नाम होता है लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली। इसे हम कहते हैं DCT और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। समझ गए? अब इसके बाद देखिए आगे, अब अगली चीज कैसे बनानी। अब यहां से आपको एक ब्लड वेसल लानी है, एंड इस तरीके से आप इसे निकाल दो। अब यहाँ पे छोटे छोटे गोली टाइप की बना दो। मीन्स ये जो चीज है ये क्या हो गया? ये एक गुच्छा बन गया है कैपिलरीज का, ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हमारा ग्लोमरुलस। इसका नाम क्या होता है? ग्लोमरुलस हमारा इसका नाम होता है। और ये जो नली आ रही है इसको क्या कहते हैं? रेनल आर्टरी कहते हैं, जो किडनी की तरफ ब्लड को लेकर के आ रही है। इसके पश्चात आपको क्या करना है? अब देखो बिल्कुल इसी के पैरेलल में यहाँ पे आपको फिर से एक जाल बनाना होता है नलियों का। ये बनाई हमने,
और ऐसे ही हमने यहाँ पे बना दिया। ये इस तरीके से कर लेना आपको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब केवल आपको इन्हें आपस में जोड़ के, मतलब कि देखिए अब जैसे यहाँ से आई, अब इसे हमने इधर से निकाल दिया एक बार, मान लो ये चलेगी ऐसे करके और ये ऊपर से घूम के इसके आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए इधर की तरफ चली गया, ये यहाँ से ऐसे करके ब्रांचिंग आ गई। तो कुल मिलाकर देखिए इसे हम यहाँ से जोड़ सकते हैं, मान लो ये यहाँ पे आकर जुड़ गई इस वाले से, ये बीच में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे हमें ओवरऑल क्या करना है, एक अलग से जाल टाइप का बना देना, नेटवर्क टाइप का बना देना है इसके ऊपर, लूप ऑफ हिलने वाले हिस्से पे ही रहा। अब यहाँ पे देखो एक जो पैरेलल जो हमने सबसे पहले बनाई थी उसे क्या कहते हैं, वासा रेक्टा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है वासा रेक्टा। और अब ये जो नली है ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं, रेनल वीन के नाम से इसे जानते हैं, रेनल वीन। तो ये हमारा हो जाता है नेफ्रॉन का डायग्राम, याद रखिएगा। अब देखिए होता करता क्या है कि जो वुमन कैप्सूल है वो कप शेप है। अब जैसे ही यहाँ से फिल्टर होगा ब्लड, उसके बाद जो फिल्ट्रेट बचता है वो हमारा वुमन कैप्सूल के अंदर कलेक्ट हो जाता है। ग्लोमेरुलस एक क्लस्टर ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का एक गुच्छा होता है। देखिए इनिशियल फिल्ट्रेट कंटेन, जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, जो चीज़ शुरुआत में फिल्टर होकर आई, मीन्स यहाँ से फिल्टर के बाद इस वुमन कैप्सूल में जो चीज़ आएगी उसे इनिशियल फिल्ट्रेट कहेंगे। उसमें ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है। अब इसमें से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें भाई, जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है, डीसीटी, लूप ऑफ हिलनी, पीसीटी, ये पीसीटी है, पीसीटी प्रॉक्सिमल, और वो डीसीटी, ठीक है। तो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हिलनी, जब इनमें से ये आगे बढ़ता है तो उस समय क्या होता है कि हमारा बहुत सारी चीजें जो वाटर है, बहुत सारी इनमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इनमें से बहुत सारी चीजें क्या होती है, रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब वो किस पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वाला। जो वाटर है वो कितना रीअब्सॉर्ब होता है वो निर्भर किस पर करता है, एक्सेस वाटर इन द बॉडी, हमारी बॉडी में कितना एक्स्ट्रा वाटर है, और हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना वेस्ट हमें क्या करना है, एक्सक्रीट करना है, उस पर निर्भर करता है। हमारा लास्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलाइसिस। तो आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलाइसिस क्या होता है भाई, मान लो किसी की किडनी खराब हो गई, तो किडनी खराब होने के बाद जब तक डोनर नहीं मिल जाए, किडनी का डोनर नहीं मिल जाए, तो होता क्या है कि उसकी एक डायलाइसिस नाम की प्रक्रिया कराई जाती है, जिसमें उसके अंदर जो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसे एक मशीन के द्वारा निकाला जाता है। तो आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलाइसिस, इन्फेक्शन, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी। भाई देखो इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई, या फिर किडनी में जो ब्लड का फ्लो होना है वो उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। इससे क्या होता है, रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ किडनी, किडनी की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किडनी अच्छे से वर्क नहीं करती। किडनी अच्छे से वर्क नहीं करेगी तो बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट बढ़ने लग जाता है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इन बॉडी, बॉडी में जो वेस्ट है वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि किडनी क्या करती है, वेस्ट को फिल्टर करती है, फिल्टर नहीं हो पा रहा तो वो वेस्ट इकट्ठा होने लगेगा। तो इट इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलाइसिस। तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी है वो क्या, एक डिवाइस है जो इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता है डायलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बनावट कैसी होती है, देखो ये हमारा एक बॉक्स टाइप की चीज है जिसके अंदर सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की ट्यूब्स का एक नेटवर्क रहता है, और उसके चारों ओर यहाँ पे भरा हुआ होता है डायलाइसिंग फ्लूइड। अब जो डायलाइसिंग फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर वो जो होता है बिल्कुल ब्लड के सेम होता है, बस एक चीज का अंतर होता है कि डायलाइसिंग फ्लूइड के अंदर क्या नहीं होता, नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता है। तो होगा क्या कि ये मान लीजिए कोई ह्यूमन है जिसकी किडनी खराब है,
तो उसकी आर्टरी से इस मशीन को कनेक्ट करा गया। अब लाइन जो है आर्टरी से जा रही और पंप हो रहा है ब्लड। अब इन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वाली जो ट्यूब्स है इनमें ब्लड फ्लो होता है। जब ब्लड देखिए फ्लो होता है तब उस समय क्या होगा कि हमारा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो बाहर डायलाइसिंग फ्लूइड में जाने लगेगा। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि बाहर जो डायलाइसिंग फ्लूइड है उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है, बाकी सब चीज तो सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इस वजह से हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने लगेगा। वेस्ट फ्रॉम ब्लड पास इनटू डायलाइसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन के द्वारा बाहर जाएगा। अब ये बाहर जाने लग जाता है, यहाँ से फ्रेश डायलाइसिंग फ्लूइड एंटर करा रहे हैं, यहाँ से यूज्ड डायलाइसिंग फ्लूइड जिसमें यूरिया और वेस्ट वगैरह है वो इसमें इकट्ठा होता चला जाता है। यहाँ से फ्रेश है और ये हमारा यूज्ड है। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे आ जाएंगे पूरा हो जाएगा ये वाला चक्कर यहाँ तक, एंड देन उसके बाद क्या होता है फिर से वीन के अंदर, मतलब कि लाइन फ्रॉम एपरेटस टू वीन, वीन में ब्लड को एंटर करा दिया जाएगा डायलाइसिस की प्रक्रिया के बाद। बस अंतर एक होता है कि किडनी में रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन इस केस में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो देखिए इन हेल्दी अडल्ट, एकदम हेल्दी व्यक्ति की बात करी जाए, वयस्क जो हो, इनिशियल फिल्ट्रेट 180 लीटर पर डे, जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है वो लगभग 180 लीटर पर डे बनता है। भाई इतना सारा फिल्ट्रेट है, लेकिन अगर हम बात करें तो इतना तो यूरिन एक्सक्रीट नहीं करते, इतना तो हम टॉयलेट नहीं जाते। जो टॉयलेट निकलता है या फिर यूरिन है वो कितना होता है, 1 से 2 लीटर होता है एक दिन में। तो बाकी कहाँ गया? बाकी रीएब्जॉर्ब हो जाता है किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, बाकी किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की इस चैप्टर के, एक्सक्रिएशन इन प्लांट। प्लांट में एक्सक्रिएशन कैसे होता है, प्लांट में वेस्ट का रिमूवल किस तरीके से होता है। देखिए ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस में, CO2 वेस्ट है रेस्पिरेशन में, किसके द्वारा निकल गए? स्टोमेटा के द्वारा निकल जाते हैं। अब अगर मान लो बहुत ज़्यादा एक्सेस में वाटर है तो वो ट्रांसपायरेशन के द्वारा बाहर निकल जाता है। और बहुत सारे टिश्यू जो होते हैं प्लांट में वो बने होते हैं डेड सेल के, मृत सेलों के बने हुए होते हैं। जाइलम के अंदर बहुत सारा हिस्सा डेड होता है वैसे भी, एंड दे कैन लॉस सच पार्ट, देखो सम पार्ट, और जो प्लांट है वो कुछ पार्ट को लॉस कर देता है, जैसे कि लीव्स। वेस्ट जो होता है वो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, या वेस्ट को वो पत्ती वगैरह में स्टोर कर देते हैं और फिर उस पत्ती को झाड़ देते हैं, निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना, फॉल पत्ती गिर जाती है तो वेस्ट निकल गया। या फिर जो वेस्ट होता है रेजिन और गम के रूप में स्टोर हो जाता है किसमें? ओल्ड जाइलम, पुरानी जाइलम के अंदर। और कुछ वेस्ट जो होता है वो मिट्टी में भी एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस ये होता है फिनिश। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेस्ट के लिए और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।